हम कर रहे थे अलग अलग तरीके जिनसे कि गारंटर या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। सर हमने डिस्चार्ज बाय रिवोकेशन कर लिया था, ओके, कि सर कंटिन्यूअस गारंटी का रिवोकेशन किया जा सकता है। सेकंड, बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, बाय डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर हिमसेल्फ। यस सर, उसने कोई गारंटर की कोई रेमेडी खराब कर दी है वगैरह वगैरह, ये सब भी बातें कल अपन ने पढ़ी थी, डिस्चार्ज बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। एंड नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑन इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की सर गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिडेट हो गया है तो गारंटर अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। ये थर्ड पॉइंट अपने को करना था, डिस्चार्ज बाय invalidation of the contract of guarantee। contract of guarantee itself is invalidated, वो वैलिड नहीं रहता है, इनवैलिड हो जाता है। कैसे? कि सर सबसे पहले है when the guarantee is obtained by some sort of misrepresentation to the guarantor or it is obtained by some sort of concealment by the guarantor। एग्जाम्पल देखो सर, मान लो ए जो है वो किसी कंपनी में कैशियर है। यस सर, ओके सर, जो भी प्रोसीड्स मिलने थे वो सारे के सारे कंपनी के खाते में प्रॉपरली जमा, अकाउंट विद और जमा हो जाने चाहिए थे। तो सर ऐसे दो तीन अलग अलग जो वो थे उसमें गड़बड़ आ गई, कैशियर ने पैसा तो ले लिया लेकिन यह जमा कराना भूल गया, चाहे जानबूझ के चाहे अनजाने में गलतीवश इससे ऐसा हो गया, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा थे। जब कंपनी को यह बात पता पड़ी तो फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, आप किसी गारंटर को लेके आओ कि कभी भविष्य में आपसे ऐसी गड़बड़ हो जाए तो फिर वो गारंटर जो भी पैसा आपने डिपॉजिट नहीं कराया उसकी गारंटी लेगा और वो हमें देगा। ठीक है सर। तो ए अपने मित्र मिस्टर जी या एस के पास में जाते हैं और बोलते हैं यार मेरी नौकरी है, वो लोग मुझसे गारंटी मांग रहे हैं कि जो भी पैसा मैं कलेक्ट करता हूँ उनके बिहाफ पे वो सारा टाइमली डिपॉजिट कराऊंगा, इस बात की गारंटी मांगे, तू देगा क्या? गारंटर ने बोला हाँ दे दूंगा। तो इस तरीके उसने गारंटी दे दी। लेकिन सर क्या उसको पीछे बैकड्रॉप के बारे में अवेलेबल ये अवेयर करवाया गया था कि क्यों गारंटी मांगी जा रही है, कि पहले उसने ऐसे कांड कर दिए थे जहां पर कंपनी के बिहाफ पे जो पैसा कलेक्ट किया था वो उसने प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं कराया? नहीं सर, उसको पूरे बैकड्रॉप से अवेयर कराए बिना ही बस ये बोला कि गारंटी मांग रहे हैं तू देगा क्या, तो इसने बोला हाँ दे दूंगा। यदि इसको पता होता कि पास्ट में ऐसी हरकतें हैं तो ये देता नहीं देता उस बारे में सोचता ना। यस सर। तो आपने गारंटर से गारंटी किस तरीके से ऑब्टेन की है कि सर कोई चीज उससे कंसीलमेंट करके, कोई चीज उससे छुपा के उससे गारंटी ऑब्टेन करी है, कोई चीज उससे छुपा के उससे गारंटी ऑब्टेन करी है, तो फिर अब उस गारंटी का कोई मतलब नहीं रहेगा। दैट गारंटी, दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इनवैलिडेटेड बिकॉज इट इज बीन ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ कंसीलमेंट, छुपा के ऑब्टेन करी गई है। बोलो रे, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिडेट हो जाता है। ये बी पॉइंट तो समझ लिया, ए पॉइंट समझते हैं। when the guarantee is obtained by misrepresentation, when the guarantee is obtained by misrepresentation, ओके आओ समझते हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला भी जो अभी बैंक वाला जो मैंने आपको कराया ना वैसा भी आरटीपी एमटीपी में कहीं पर आया हुआ है, या फिर एग्जाम में भी अब जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आया हुआ है। अक्षित कासट, हाँ सर। घर में नेल कटर की कमी हो गई है क्या? नहीं सर, कोई कमी नहीं हो गई है। तो कोई नई नई गर्लफ्रेंड बनी है क्या जो तेरे को अरे नहीं। वो है ना, वो नर्वसनेस हो रही है तो यूं कर रहा है मतलब है? सर एग्जाम है ना 50 दिन में अभी, हाँ, उसका नर्वस। नेक्स्ट में उसी पे आ रहा था मैं, कहा अब तेरे पास बहाना लास्ट यही बचेगा, एग्जाम है 50 दिन में। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो अब सर है ना, देखो एक दिन हमारा अक्षित कासट है, वो गया एक शॉपकीपर के पास में और शॉपकीपर को बोला कि है ना मेरे को एक ऐसा फिल्टर चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन किया क्या आपने क्वेश्चन बैंक में देखा? ये अभी देखा नहीं आपने? नहीं देखा? ये वहीं पर करते हैं, चलो इसको छोड़, मतलब एक ब्रीफ में आपको दे देता हूँ कि सर है ना फिल्टर फिल्टर अक्षित कासट को चाहिए था जिसके अंदर जो स्टोरेज था ना वो कॉपर का होना चाहिए था। ओके सर, जिसके अंदर का स्टोरेज कॉपर का होना चाहिए था। ओके, अब
अक्षित ने बोला शॉपकीपर को कि मेरी पहली रिक्वायरमेंट तो ये है और मेरी दूसरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको आपसे ईएमआई पे लूंगा। ईएमआई मतलब समझते हो कि सर उधार पे लूंगा, इसकी हर महीने इंस्टॉलमेंट्स चुकाऊंगा मैं, ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ओके सर, ठीक है भाई। इसको शॉपकीपर ने कहा चलो मैं आपको माल ईएमआई पे तो दे दूंगा, लेकिन क्या गारंटी की आप बाद में पैसा चुकाएंगे? आपने चुकाने से मना कर दिया तो आप एक काम करो, आप एक गारंटर को लेके आओ। यस सर, आप एक गारंटर को लेके आओ। तो अक्षित कासट अपने फ्रेंड दर्श जैन के पास में गया। अरे यार ये बोल रहा है गारंटर चाहिए, तुझे पता ही है मैं कोई चुकाने में कभी गड़बड़ झाला करता नहीं हूँ, गारंटी देगा क्या? दर्श जैन ने भी कहा हाँ यार कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं, ले ले गारंटी, ले मैं दे देता हूँ, 10-12 हजार रुपए की तो बात है, इतने का ही फिल्टर आता है, ठीक है। ओके। अब सर बात ये हुई कि है ना, शॉपकीपर ने अक्षित कासट को जो फिल्टर सप्लाई किया ना, उसमें कॉपर, अंदर कॉपर स्टोरेज था ही नहीं, अंदर कॉपर स्टोरेज था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अक्षित कासट ने आउट ऑफ 7 3 इंस्टॉलमेंट्स तो भर दी और फोर्थ से उसने, वो कहते हैं ना, पेंडिंग रखना चालू किया कि नहीं पैसा भरा ही नहीं इसने, ठीक है। तो अब शॉपकीपर ने याद किया गारंटर को, देख उसने डिफॉल्ट किया है, तूने गारंटी दी थी, तू पैसा देगा। ओके सर, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। जब आप एक अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक टॉपिक पढ़ लोगे, कंडीशंस एंड वारंटीज, तो उसमें कंडीशन होती है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। तो कॉपर की बॉडी होनी चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए अंदर, ये कंडीशन थी या नहीं थी? यस सर। ये तो अक्षित कासट ने बोला ही था कि मुझे ऐसा फिल्टर चाहिए जिसमें कॉपर की बॉडी हो। यस सर, तो ये तो पूरा हुआ नहीं। अब शॉपकीपर ने जो अक्षित कासट को सप्लाई किया था ना, वो उसने अनजाने में समझ के कि कॉपर है अंदर, एल्यूमिनियम स्टोरेज वाला कर लिया था। एल्यूमिनियम सस्ता आता है, कॉपर महंगा आता है। अनजाने में किया उसने, जानबूझ के नहीं किया। यानी कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, शॉपकीपर ने जो अक्षित कासट को फिल्टर सप्लाई किया वो मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सप्लाई हो रहा है। यस और नो? मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना यहाँ पर कि सर बात तो गलत ही हो रही है, लेकिन जानबूझ के नहीं करी है, अनजाने में कर दी है। तो सर ये गारंटी भी एक तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन से ही ऑब्टेन करी गई है, क्योंकि सर किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो कॉपर था या नहीं था? बेसिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। तो सर यदि गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन करी गई है, मिस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, तो सर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी गेट्स डिस्चार्ज्ड और नॉट? Yes, sir. It automatically gets invalidated and the guarantor या surety gets discharged. तो बाद में आया कि सर अब इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो सर शॉपकीपर इसलिए गारंटर को परेशान नहीं कर सकता क्योंकि ये गारंटी वाज ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऑटोमेटिकली गेट्स डिस्चार्ज्ड। आ गया कंसेप्ट समझ में, पॉइंट ए और पॉइंट बी का? when the guarantee is obtained by concealment, when the guarantee is obtained by misrepresentation. Point number C, guarantee on the contract that creditor shall not act on it until co-surety joins. सर ऐसा गारंटी वाला है जिसमें गारंटर बोल रहा है देखो, जब तक बाकी के 2 को सिक्योरिटीज ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक मेरी गारंटी स्टार्ट नहीं होगी। और सर सच में उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, तो इसकी गारंटी अपने आप गेट्स डिस्चार्ज और नॉट? यस सर, द गारंटर की गारंटी ऑटोमेटिकली गेट्स डिस्चार्ज्ड। ठीक है भाई। तो ये 3 तरीके ऐसे हैं जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अपने आप इनवैलिडेट हो जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, बहुत बहुत क्लियर है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्सेस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जस्ट शायद तेरा टेस्ट हो गया क्या? नहीं सर। छुट्टी मार ली? हाँ सर, अभी कल या परसों दे दूंगा। अच्छा, चलिए लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वर्सेस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, एग्जाम में कभी कभार आ जाता है। यस सर। कि सर बेसिस नंबर ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कितनी है? कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में तो 2 होती हैं, एक तो होती है इंडेमनिफायर, एक होता है इंडेमनिफाइड। यस, दर्श जैन ने इंश्योरेंस कंपनी से
अपनी कार का इंश्योरेंस लिया तो ही इज द इंश्योरेंस कंपनी इज द इंडेमनिफायर एंड दर्श जैन इज द इंडेमनिफाइड। जबकि इधर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती है ना, क्रेडिटर, प्रिंसिपल लेटर एंड श्योरिटी या गारंटर, ये सब तीन पार्टीज होती हैं। नेचर ऑफ लाइबिलिटी जो इंडेमनिफायर की है, इसकी तो इंडेमनिफायर की तो प्राइमरी होती है, जबकि गारंटर की लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है। इतना तो अपन ने पढ़ा हुआ है ना। यस सर। एंड इट इज इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी अनकंडीशनल होती है एंड जो गारंटर की लाइबिलिटी होती है वो कंडीशनल होती है। किस बात पे कंडीशनल होती है कि सर प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल लेटर की है, उसने यदि पैसा नहीं चुकाया तो गारंटर को याद किया जाएगा। तो कंडीशनल अपॉन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, तो ही गारंटर से गारंटी वाला अमाउंट परफॉर्म करने को बोला जा सकता है। जबकि इधर इंडेमनिफायर की लाइबिलिटी अनकंडीशनल होती है, एक बार कितने रुपए देने हैं ये डिसाइड हो गया तो फिर उसको देने ही देने हैं। ठीक है, चलिए। टाइम ऑफ लाइबिलिटी, liability of indemnifier arises only on the happening of a contingency, और नॉन हैपनिंग पे भी हो सकता है कि सर यानी कि यदि वो इवेंट हो गया या नहीं हुआ, बिकॉज इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कि सर अगले एक साल में तुम्हारे कार का एक्सीडेंट हो गया तो मैं आपको इतने 5 लाख रुपए तक का इंडेमनिफाई करता हूं। यदि अगले 4 महीने में आपका शिप नहीं आया तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस दूंगा। सर तो कुछ होने या नहीं होने पे कंटिंजेंट होता है। यस सर, जब वो इवेंट हो जाए तब इंडेमनिफायर इंडेमनिफाइड से अपनी लाइबिलिटी डिमांड कर सकता है। जबकि इधर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में लाइबिलिटी अराइजेज ऑन नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉमिस और नॉन पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेट, कि सर मुझे आपके लिए कुछ करना था, वो मैंने प्रॉमिस पूरा नहीं किया, परफॉर्मेंस के लिए किसी ने गारंटी दे रखी थी, तो तब चालू हो जाएगी नॉन परफॉर्मेंस पे। या फिर नॉन पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेट, इसका क्या मतलब हो गया, नॉन पेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेट का, कि सर पैसा चुकाना था 10 लाख रुपए, नहीं चुकाया तो फिर गारंटर की लाइबिलिटी चालू, टाइम ऑफ लाइबिलिटी वहीं से चालू। ठीक है, जबकि इधर तो वो कंटिंजेंट इवेंट के होने या नहीं होने पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, टाइम टू एक्ट। सर इंडेमनिफायर नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, whereas surety acts as the request of the principal debtor। देखो ये पॉइंट में समझाने वाली बात नहीं है, ये कंसेप्चुअली थोड़ा सा वियर्ड सा पॉइंट है, इसको आप लोग को याद रख के लिख देना है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, समझाने जाऊंगा तो उल्टा और कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए यहाँ पर तो श्योरिटी जो है वो गारंटी किसके कहने पे देता है, कि सर प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करता है कि यार तू क्रेडिटर को मेरे कहने पे श्योरिटी, मेरे लिए श्योरिटी बनेगा क्या, तो बोलता है हाँ बन जाऊंगा, तेरा दोस्त हूँ, ठीक है, या तुझे जानता हूँ, ओके। तो सर यहाँ पर तो श्योरिटी एक्ट्स एज द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, जबकि इधर इंडेमनिफाइड नीड नॉट एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। ये पॉइंट में समझाने का कुछ नहीं है, घोट के याद करके लिख देना। नेक्स्ट, राइट टू स्यू दी थर्ड पार्टी। दर्ज दिन इसको पढ़ना। Indemnifier cannot sue a third party for loss in his name as there is no privity of contract. Such a right would arise only if there is a assignment in his favor. पहले समझो इसको। एक दिन क्या हुआ, दर्श जैन अपनी गाड़ी लेके रास्ते से जा रहा था, खूब घुमा घूमी कर रहा था, इसको गाड़ी चलाने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। ये सर गाड़ी का एक इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया हुआ था, ओके सर, कि किसी ने मेरी गाड़ी ने को किसी ने ठोक दिया, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसका 5 लाख रुपए तक का नुकसान भरेंगे, ओके सर, और ये पकड़ो आपका प्रीमियम, ओके सर। दूसरी तरफ से हमारा जश शाह आ रहा था, वो भी रास्ते से भेलपुड़ी खाते हुए ही आ रहा था, ठीक है, ला के अपनी मोटरसाइकिल जोर से इसकी कार के अंदर बम्प कर दी, ओके सर। कार का हो गया एक्सीडेंट, बिल बन गया 1.5 लाख रुपीज के रिपेयर का। इंश्योरेंस कंपनी को उसने तो सीधा याद कर लिया, आओ भाई गाड़ी 5 लाख रुपए तक के नुकसान के लिए कवर है ना, लाओ 1.5 लाख रुपए, इसकी रिपेयर का बिल आया है, इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ा। अब देखो एक सेकंड के लिए फर्ज करो
यदि दर्श जैन ने इंश्योरेंस कंपनी से ये सब में नहीं लगता तो एक्चुअल में मान लो जज शाह की गलती के कारण गाड़ी को नुकसान हुआ, तो क्या दर्श जैन जज शाह के खिलाफ 1.5 लाख रुपया डिमांड कर सकता है या नहीं कर सकता है? पूरी गलती प्रूव हो जाए तो यस सर, बिल्कुल कर सकता है, ये राइट दर्श जैन का होएगा। यस सर। लेकिन क्या इंश्योरेंस कंपनी ने एक बार दर्श जैन को 1.5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया, उसके बाद में क्या वो जज शाह से ये डिमांड कर सकती है? देखो तुमने आके ठोका उसको, उसकी कार को, जिस वजह से हमको 1.5 लाख रुपए देने पड़ गए, तो क्या अब आप, गलती तुम्हारी थी, इंश्योरेंस कंपनी इसके पास में जा सकती है क्या 1.5 लाख रुपए मांगने के लिए? सर डायरेक्टली तो नहीं जा सकती, क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, और जज शाह ने कोई इंश्योरेंस कंपनी की कार को नहीं ठोका है जो इनका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाए जज शाह के खिलाफ। जज शाह ने तो दर्श जैन की कार को ठोका है। यस सर। तो जज शाह के ऊपर राइट, केस करने का राइट एक्चुअल में किसका है कि सर दर्श जैन का है। तो दर्श जैन जब तक अपना ये राइट इंश्योरेंस कंपनी को असाइन नहीं कर देता, आई एम गिविंग यू, आई एम असाइनिंग यू राइट, कि मेरे बिहाफ पे आपने तो मेरा नुकसान पूरा कर दिया, पर गलती तो उसकी थी, पैसा अपना मांगने का अधिकार है उसका, ये मैं अपना अधिकार आपको असाइन करता हूं, जाके आप उससे पैसे मांग सकते हैं। जब तक दर्श जैन इंश्योरेंस कंपनी को अपना ये राइट असाइन नहीं कर देता, अपन ने सक्सेशन एंड असाइनमेंट पढ़ा है ना, असाइनमेंट वाला राइट जीते जी दिया जाता है। यस सर। तो जब तक जज शाह, दर्श जैन अपना ये राइट असाइन नहीं कर देता जज शाह को, तब तक इंश्योरेंस कंपनी इस पे कोई केस नहीं कर सकती। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी इतनी समझदार है, उन लोग का तो रोज का काम है, वो यदि आपको 1.5 लाख रुपए का पैसा रिइंबर्स कर रही है ना, कि चलो आपको नुकसान नहीं हो, वो पहले आपसे साइन कराएगी ये सारे पेपर्स कि आप सामने वाली पार्टी जज शाह के खिलाफ केस करने का राइट हमको असाइन कर रहे हो। बात समझ में आई? पर नट शेल में अपने लिए क्या बात है कि सर इंश्योरेंस कंपनी क्या जज शाह पे केस कर सकती है? नहीं सर, इन दोनों के बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी कभी भी जज शाह पे डायरेक्टली तो केस कर नहीं सकती। एक ही सिचुएशन में कर सकती है, जब दर्श ने अपना राइट इसको असाइन कर दिया, तब ये जाके अब इससे पैसे मांग सकती है, लाओ भाई तुम्हारे कारण नुकसान हुआ है। ठीक है। तो इंडेमनीफायर, द इंश्योरेंस कंपनी कैनॉट sue a थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम, अपने नाम से कभी भी केस नहीं कर सकती है उसके ऊपर, एज देर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनमें कोई कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं। Such a right would arise only if there is an assignment in his favor by दर्श जैन। ठीक है, उस दर्श जैन ने अपना ये राइट उसको असाइन कर दिया। इधर पढ़ भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या होता है? Surety can proceed against PD in his own name because he gets all the right of creditor after discharging the debts. Subrogation. सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस में क्या होता है, सॉरी गारंटी में क्या होता है? प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी या गारंटर, ये फेल हो गया पेमेंट करने में, तो इसके बिहाफ पे किसको देना पड़ा? गारंटर को, क्रेडिटर को देना पड़ा। गारंटर ने क्रेडिटर को सारा पैसा दे दिया, तो क्रेडिटर तो हंसी खुशी सीन से बाहर चला गया, एंड द श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। अब यहां पर कौन आगे बैठ गया? श्योरिटी और गारंटर। उसको वो सारे राइट्स मिलेंगे क्रेडिटर वाले जो कि प्रिंसिपल लेटर के खिलाफ क्रेडिटर को हैं, वो सारे राइट्स अभी उसके शूज में घुस गया ना, ही इज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर। सर वो सारे राइट्स, क्रेडिटर का वन ऑफ द राइट था ना, यदि ये पैसा नहीं दे रहा है तो इससे केस करके पैसा वसूलना। यस सर। तो सर श्योरिटी या गारंटर का भी तो राइट है, यदि ये पैसे नहीं दे रहा है और उसके कारण गारंटर को बढ़ना पड़ गया, तो फिर द गारंटर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर और इसके ऊपर केस कर सकता है अपने पैसे वसूलने को। इसके अलावा सर ऐसा नहीं भी होते तो भी अपन डायरेक्टली बोल सकते थे, देयर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि यदि गारंटर को पैसा भरना पड़ गया क्रेडिटर को, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है या नहीं होता है, कि सर पैसा भरा तो तू मुझे इंडेमनीफाई करेगा, यू विल मेक गुड माय लॉस। तो सर उसके लिए भी तो डायरेक्ट इस पे केस कर सकते हैं। इधर वेज कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो। दर्श जैन बोलो क्या हुआ? सर अगर पीडी ने लोन लिया बैंक से और है ना गारंटर बोलता है कि मेरे गुड्स ले लो, कि अगर है ना पीडी डिफॉल्ट करता है तो मेरे गुड्स बेच देना, ऐसा पॉसिबल है? सर ये डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और गारंटर में कॉन्ट्रैक्ट क्या बना था। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि ये कैश देगा तो इसे कैश देना पड़ेगा, और कॉन्ट्रैक्ट ये था, कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा दिया कि मैं
देखो आइदर इन कैश या फिर मेरे गुड्स बेच के आप पैसा वसूल कर लेना, तो फिर गारंटर के गुड्स भी बेच सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या बना, पहले कैश के लिए बना और बाद में गुड्स पकड़ाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, चलिए आगे। पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, जबकि पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। यहां तो हमारा कोई लॉस पूरा हो रहा हो, इंडेमनिफिकेशन इज, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? टू मेक गुड द लॉसेस। यस सर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? इट इज द सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर। वो क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर के लिए जो भी कर रहा है वो खुद सिक्योर्ड रहे। ठीक है, नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। सर इधर तो इंश्योरेंस, ये इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में तो सारी पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वेयर एज गारंटी में क्या होता है सर, इन दिस केस इफ माइनर इज प्रिंसिपल लेटर, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज स्टिल वैलिड। Principal debtor is minor, then the contract of guarantee is still valid. But if the guarantor is a minor person, then this contract of guarantee, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये माइनर होगा चलेगा, ये माइनर होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं चलेगा, इट वुड नॉट स्टैंड। सर इंडेमनिटी और गारंटी के बीच में डिफरेंसेस समझ में आ गए? यस सर। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ऐसे ही आने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आने चाहिए सर। गॉट द पॉइंट और नॉट? तने सृष्टि, श्रेया बियानी, एक जने को छोड़ के बाकी सब ने अपने वीडियोस बंद कर रखे हैं, वीकेंड मूड में आए हुए हैं, है ना? चलिए, तो सर एक काम कीजिए, क्वेश्चन बैंक कितने लोगों ने देख लिया है? देख लिया का मतलब बस हाँ उठा के देख लिया नहीं कि हाँ देख लिया, हाँ सर सर ने फाइल भेजी है। देख लिया का मतलब है सही में उसमें जितने भी पेजेस थे 7 8 9 10 पेजेस सॉल्व करने की कोशिश करी या नहीं करी? कि हाँ सर करी है। बताओ भाई कितने लोगों ने देख लिया है? 2 जनों ने, जस्ट शाह 10 जन ने थोड़े बहुत पेजेस देखे हैं। बियानी, कासर, 4 पेजेस किए सर। 4 पेजेस किए हैं सर। क्यों, बाकी टाइम क्या कर रही थी? सर बाकी टाइम क्लास थी और वो होमवर्क कर रही थी क्लास। सर पापा ने बुला लिया था मेरे को ऑफिस में, नोट गिनने के लिए जरूरत पड़ रही थी किसी की, इसलिए। पहला परम धर्म नोट गिनना, बाकी सब बाद में, ऐसा तो नहीं है? कहाँ चली गई बियानी, गायब ही हो गई। जिया बोरा, जिया जैन, जिया बोरा।